सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी बीपीएससी मेंस में जो सेकंड पेपर में जो एक सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार इकोनॉमी का सेक्शन, उसी का मैं दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मेरे डेली ऑनलाइन प्रोग्राम का ही है। इसके पहले फर्स्ट डे का, सेकंड डे का और थर्ड डे का मैं जो पर डे जो दो क्वेश्चन देता हूँ अपने डेली अर्थमेटिक प्रोग्राम में, उसका मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ। अभी तक 6 क्वेश्चन जो है ना मैं इंडियन इकोनॉमी का डिस्कस कर दिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये एक ऐसा जो मैं मॉडल आंसर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ये पता चल जाए किसी भी इकोनॉमिक्स के आंसर को हम कैसे लिखें। और मैं खुद अपनी जो बीपीएससी मेंस की जो आरटीआई की कॉपी है उसके द्वारा भी आप लोग को मैं कंपेयर करके दिखाया था कि क्या कमी था उस कॉपी में और क्या चीज़ें आपको लिखना चाहिए ताकि आपको बेहतर नंबर मिल सके। जो भी हमारे इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट डे का वीडियो, सेकंड डे का और थर्ड डे का वीडियो नहीं देखें, उनसे रिक्वेस्ट है जाके प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिए। इंडियन इकोनॉमी मेंस का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ आपको तीनों दिन का वीडियो मिल जाएगा। हालांकि इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट इंडियन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जितना भी टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में मेंस के रिगार्डिंग है वो सब वीडियो आएगा। थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा कुछ मटेरियल्स नहीं बना है, टाइम की कमी होती है, उसका ही वीडियो आ जाएगा। और चूँकि अभी जो मेरा जो डेली अनफेक्टिंग प्रोग्राम चल रहा है जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड का, तो उसमें जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ लिखने के लिए अपने ग्रुप में, तो उसमें जो क्वेश्चन जो है उसका मैं मॉडल आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि खास करके ये तो कम से कम पता चले कैसे इसका आंसर लिखा जाए। और जो मैं मॉडल आंसर दे रहा हूँ इसमें सारे कंटेंट में तो यूज ऑलरेडी कर ही दे रहा हूँ, और कई एंगल से आपको उस चीज़ों को मैं समझा भी रहा हूँ जिसका यूज आप इसी तरह के दूसरे भी कुछ किसी क्वेश्चन के आंसर में इजीली कर सकते हैं। दूसरा बात, जिनको भी इस मेंस के आंसर प्रोग्राम से जुड़ना है वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आखिर इसमें क्या क्या होता है। सिंपल सा मेरा इसमें यह है कि जो पर डे मैं ऑलरेडी मैं टॉपिक दे दिया हूँ, नेक्स्ट 7 डे क्या क्या मैं यहाँ जीएस में कराऊँगा, तो पर डे के अकॉर्डिंग आपको जो है ना मेरा पीडीएफ मिल जाता है। फिर मैं उसी दिन उसका 2 क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, बाकी शाम तक उसको 8 से 10 तक आपको लिख कर सबमिट करना होता है। फिर मैं उसका वीडियो के द्वारा फीडबैक दे देता हूँ। फिर मैं उसी दिन उसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ये सब प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है, तो जिनको भी जुड़ना है नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा बात कि कई सारे हमको मैसेज या कॉल दिन भर आता रहता है कि हमको मेंस आंसर राइटिंग करना है या मेंस का कैसे क्या होगा, सबका रिप्लाई दे पाना संभव नहीं है। इसलिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया गया। टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है ना, उस टेलीग्राम ग्रुप में ना चैनल पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। आप वहाँ से ना इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप मैसेज करते हैं या कॉल करते हो सकता है कि ना रिसीव हो जाए या ना उसका उसका जो रिप्लाई किया जाए, क्योंकि टाइम की कमी होती है। इतना अधिक मैसेज आता है दिन भर में, 500 प्लस मैसेज आता है, उसको सबका रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप टेलीग्राम से सब लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ पे चीज़ें आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, बाकी अगर कॉल या मैसेज करेंगे तो लेट या लेट ही हो, लेकिन समय समय पर आप लोग को रिप्लाई कर दिया जाएगा। और बाकी जो भी चीज़ें हैं सब आपको यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे आपको पता मेरा चले जाता है। तो आइए हम आज का, हाँ दूसरा बात ये कि जो जिनको भी ऑप्शनल देना है, चाहे LSW हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, इसका भी मेंस ऑफरेटिंग प्रोग्राम चल रहा है, डेली बेसिस पे चल रहा है और आपका वीकली बेसिस पे चल रहा है, मतलब कि फुल टेस्ट भी हो रहा है। जिनको जैसा लगे वो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम आज के इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आज जो फोर्थ डे का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था आज का, चूँकि आज का टॉपिक था जनसंख्या से जुड़े मुद्दे जीएस के पेपर में, और यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल बीपीएससी एक पूछता ही पूछता है जनसंख्या से। तो मैं क्वेश्चन दिया था कि विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो काफ़ी सारी कॉपी इस आंसर का आ चुका है, तो मैं कुछ का कॉपी चेक किया हूँ, कुछ का भी नहीं भी किया हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि डिमांड सिंपल ये कह रहा है कि विकास के लिए जो जनसंख्या जो बढ़ रही है प्रमुख बाधक है, ठीक ना। तो आपको यहाँ दिखाना है पहले कि जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है कैसे बढ़ती जनसंख्या की वजह से रुका है। इसमें आपको दिखाना है कि जैसे बढ़ती जनसंख्या से कई तरह की समस्याएं, जैसे कि आर्थिक समस्या में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी,
भूमि पर दबाव ये बढ़ा है। फिर कई तरह की सामाजिक समस्याएं क्रिएट हुई, राजनीतिक समस्याएं क्रिएट हुई है। तो ये सब दिखा के आपको ये बताना है एग्जाम्पल के साथ कि हाँ, ये जनसंख्या जो बढ़ रही है ये हमारे देश के विकास में कई तरह की बाधक है। ठीक ना, इतना लेकिन अब यहाँ पे ये है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं? लॉजिकल उत्तर दीजिए, तर्कपूर्ण। मतलब अब यहाँ आपको लिखना है कि एक बात तो सही है कि जब जनसंख्या जब बढ़ती है तो भूमि पर दबाव बढ़ता है, गरीबी, भुखमरी या और भी कई तरह की आर्थिक या राजनीतिक समस्याएं देश के सामने उत्पन्न हुई है। लेकिन जनसंख्या अधिक होने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे पास जनसांख्यिकीय लभ्यांश है, उपभोक्ता की संख्या बढ़ती तो डिमांड भी मार्केट में बढ़ता है। तो इसका आपको दोनों पक्ष लिखना है, पॉजिटिव पक्ष भी लिखना है और नेगेटिव पक्ष भी लिखना है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक अंतिम जो टिलेंडर वर्ड जोड़ा हूँ, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। आप खुद सोच सकते, लॉजिकल लगा के सोचिए। जनसंख्या अधिक होने का तो एक फ़ायदा ये भी है कि जनसंख्या लाभांश होता है। अगर उस आबादी को हम बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल दे देंगे तो वो हमारे देश नहीं बल्कि दुनिया के अदर देशों में भी जाके हमारे देश के लिए काम कर सकते हैं, हमारे रेमिटेंस भेज सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकता है। आपको यहीं पर दोनों पक्ष का आंसर देना था। अगर किसी एक पक्ष में अगर आंसर आप छोड़ते तो आपका आंसर अधूरा हो जाता। तो आइए पहले क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा जाए। तो मैं यहाँ पे आपको, चूँकि मेरा जो मॉडल आंसर है सबसे टू द पॉइंट ही होता है, आप लोगों को पता है, और मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं लिखता हूँ। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं अपनी भी आरटी कॉपी दिखाऊँ, अगर एक्स्ट्रा बात आप लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। खास करके सेकंड पेपर में जो 110, 120 नंबर आ रहा है, किसी को तो 90 नंबर भी आए। कई बार हमको ऐसा कॉल आता है, कई बार हमको 90 नंबर मात्र सेकंड पेपर में आया था। उनके लिए खास करके ये वीडियो मेरा बन रहा है, कैसे आप भूमिका लिखें, कैसे बॉडी पार्ट लिखें, कैसे फ्लो चार्ट बनाएं, इन सब चीज़ों का हम इसमें बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले आप, हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमेशा कोशिश करें कि 4 से लेकर 6 लाइन तक का आपका एक छोटा सा भूमिका होना चाहिए। तो सिंपल देखिए, मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, किसी देश का सामाजिक आर्थिक विकास वहाँ की कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करती है, लेकिन जब जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक हो जाए तो देश के सामने एक गंभीर चुनौती बन जाती है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की विशाल जनसंख्या को यदि रोजगार व कौशल नहीं प्राप्त होगा तो भविष्य में यह मुख्य समस्या बन सकती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दिए, कुछ रिपोर्ट का जिक्र कर दिए, कुछ और भी बातें लिख दी। ऐसे करके आप अपने भूमिका, और नहीं तो अब अगर आप चाहते हैं इस भूमिका में कुछ, अगर आप कुछ फैक्ट या डेटा किसी सर्वे का या किसी बजट का, तो आप उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए आगे पैराग्राफ में जस्ट चेंज करके क्या लिखा हूँ, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ है तथा 10 वर्षीय वृद्धि दर लगभग जो 20% लगभग हुआ है। यूएनओ की जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2020 बताती है कि भारत 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट एंड फिगर्स डाल दिया कि ताकि ये लगे कि नहीं, इकोनॉमिक्स का ये आंसर लिखा जा रहा है। और यहाँ पे आप जो भी डेटा अगर यूज कर, अगर एग्जैक्ट आपको याद नहीं तो मैं बार बोलता हूँ, आप लगभग शब्द यूज करके आप आराम से निकल सकते, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं उनको पता है कि एग्जैक्ट डेटा लिखना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये नहीं कि कुछ ज़्यादा ही डेटा लिख देना या कम ही, ऐसा नहीं करना है। आपको उसके आसपास डेटा लिखकर जो है ना एग्जाम में आप काम चला सकते हैं। तो ये हो गया। अब आगे यहाँ पे आगे हम ये भी लिखें कि इस प्रकार भारत जो है ना मात्र विश्व के 2.4 भूमि पर, चूँकि हमारा जो लैंड है पूरी दुनिया में मुश्किल 2.4 ही प्रतिशत पर शेयरिंग है, लेकिन आबादी में लगभग 18% जनसंख्या हमारे शेयरिंग रखता है। बढ़ती जनसंख्या कई तरह के देश के आर्थिक विकास को बाधा पहुंचाती है, जिसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। हम पहले यहाँ पे दिखा दिए, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड ये था कैसे बाधा है, तो मैं कई तरह की बाधाएं की बात कर, तो आप यहाँ पे अगर जाओ और भी इसको अगर लॉजिकल या और बेहतर अगर करना चाहते हैं तो इसमें आप यहाँ पे बाधा लिख के यहाँ पे फ्लोचार्ट बना दें। बाधा की आर्थिक बाधा, सामाजिक बाधा, राजनीतिक बाधा और भी सांस्कृतिक बाधा लिख के, आर्थिक में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी लिख सकते हैं, सामाजिक में शिक्षा, स्वास्थ्य लिख सकते हैं, राजनीतिक में वोट बैंक राजनीति, जातिवाद लिख सकते हैं, सांस्कृतिक में और भी कई चीज़ें, तनाव, ये सब चीज़ दिखा सकते हैं। तो इसको भी आप ऐसे फ्लोचार्ट में यहाँ पे दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, मैं जो उसी चीज़ को पॉइंट को मैं लिखा हूँ पॉइंट वाइज में, कि पहला, अगर अधिक जनसंख्या होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राकृतिक संसाधनों पर क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि भारत की कुल 32 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से लगभग 50% पर कृषि कार्य होता है, वहीं भारत में 80% किसान लघु और सीमांत हैं। अतः बढ़ती जनसंख्या से भूमि का टुकड़ा छोटा हो रहा है तथा उत्पादन पर क्या पड़ रहा है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला तो भाई, जब तक हमारे पास लैंड ही सबसे बड़ा रिसोर्स होता है ना, भूमि ही हमारे देश का सबसे बड़ा रिसोर्स, जनसंख्या बढ़ रही है,
ज्वाइंट फैमिली में जनसंख्या बढ़ने से वही भूमि कई टुकड़ों में बंट जा रही थी। अब खेती करना वहाँ अच्छा का मतलब खेती करना कठिन हो गया है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय में भी कमी होगी। अब ऑब्वियस सी बात, जब आबादी बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय कम होगा। तो ये लिखा अत्यधिक जनसंख्या की वजह से आश्रित लोगों की संख्या ज़्यादा हो जा रही है और औसत आय में कमी आ जाती है, जिसका उदाहरण पंजाब में कम जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.2 लाख के आसपास है, जबकि बिहार वही 36,000। हालांकि ये तो 36,000 मैं लिखा हूँ बेस प्राइस पे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर जो प्रति व्यक्ति जो करेंट प्राइस पे देखें 50,000 से ज़्यादा बिहार का प्रति व्यक्ति आय हो गया। आप लगभग लिख के काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बेरोजगारी। अब देखिए, जिस देश में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से रोजगार की सृजन नहीं हो रहा है। एनएसएसओ के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 45 वर्षों में देश की बेरोजगारी दर सबसे अभी क्या है, ज़्यादा है, अभी 11% के आसपास है। आप यहाँ डेटा जिक्र कर सकते हैं। फिर जनसंख्या जब वृद्धि होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मानव संसाधन पर हम कम खर्च कर पाएंगे। अगर मान लेते हैं किसी के घर में अगर 2 बच्चा है और किसी घर में 5 बच्चा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 बच्चे वाला जो परिवार अपने बेटा पर अधिक खर्चा कर पाएगा शिक्षा स्वास्थ्य पे, लेकिन 5 वाले तो उतना नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ है कि अगर अगर ऑब्वियस सी बात है मानव संसाधन पर कम खर्च हो रहा है, जनसंख्या अधिक होने की वजह से शिक्षा स्वास्थ्य पे हम सबको बराबर प्रॉपर वे में नहीं देख पा रहे हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं हमारे देश में सबसे बड़ा बोझ है। अगर आबादी हम बड़ा कर लिए, उसको शिक्षा स्वास्थ्य अगर सही नहीं दे पाए तो वो जाके हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो जाके समस्या खड़ी हो जाएगी हमारे देश में। वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे। अगला सबसे बड़ा बात है गरीबी का दुष्कर्ष पैदा हो रहा है। देखिए, जनसंख्या बढ़ने के कारण परिवार और सरकार की बचत कम हो जाती है। इससे आधारभूत संरचना में निवेश कम हो जाता है। निवेश नहीं होने के कारण देश का विकास दर कम हो जाता है। मैं देखिए कैसे गरीबी दुष्चक्र को दिखाया हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, जनसंख्या आपका अधिक होगा तो बचत कम होगा, बचत कम होगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो विकास दर कम होगा, विकास दर कम होगा तो गरीबी ज़्यादा होगा, और ये साइकिल हमेशा चलते रहता है। आप ऐसे डायग्राम देखिए, कई लोगों का ये भी फर्क कैसे डायग्राम बना हुआ है, कैसे आंसर लिखा। सिंपल सी बात है कि आप लिखिए, जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आप ये सब चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो बार बार लिखिए, एक ही प्रश्न को 2 बार लिखिए, फिर से चेक कराइए, फिर बार बार लिखिए, डेटा डायग्राम फ्लोचार्ट यूज कीजिए, तभी आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे। अगला, जनसंख्या अधिक वृद्धि से मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, मांग बढ़ेगा तो महंगाई क्या तो बढ़ जाता है। अगला, कार्यबल की क्षमता और कुशलता में कमी आ जाती है। वही सरकार चूँकि विशाल आबादी को सही ढंग से शिक्षा कौशल नहीं दे पाएगी, और जब नहीं दे पाएगी तो उसका शिक्षा कौशल विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और इसलिए इंडिया में मात्र जो है ना अभी 5% ही जो है ना हमारे पास जो है ना श्रम बल जो कुशल है, मतलब स्किल है। बाकी अनस्किल है, जो कि दक्षिण कोरिया जापान सब में 70 से 90% आबादी वहाँ क्या है, कुशल या स्किल है। जापान या साउथ कोरिया या और भी जो विकसित कंट्री हैं उनका जो स्किल पावर है वो काफ़ी स्किल्ड है, वहाँ का जो वर्कफोर्स है वहाँ कुशल है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया। लेकिन हमारे देश में ऐसा स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैं दिखा दी इस प्रकार देखा जाए तो अत्यधिक आबादी कामकाजी संस्थाओं को अक्षमता की ओर ढकेल देती है तथा देश के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा सहायता सुविधाओं, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों को असफल बनाती है। साथ ही देश की आर्थिक वृद्धि को भी अवरुद्ध कर देती है। तो 65 में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था, उसका भी आप आंसर इसी में लिख सकते हैं। उसमें पूछा था अत्यधिक जनसंख्या देश की आर्थिक वृद्धि को अवरुद्ध कर देती है, तो आप ये उसका भी यही आंसर लिख सकते हैं। 65 में क्वेश्चन ये पूछा था, आप बीपीएससी का देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो अब यहाँ पे लिख दिया हूँ कि हाँ, तो ये तो हो गया कि हाँ भाई, हाँ कैसे अत्यधिक जनसंख्या हमारे देश के विकास में बाधक है। लेकिन अब यहाँ पे दिखाना नहीं, सिर्फ बाधक ही नहीं है, यह वाहक भी बन सकती है। यहाँ लिखा, परंतु यदि देश की बढ़ती आबादी को उचित शिक्षा स्वास्थ्य कौशल रोजगार आदि मुहैया कराई जाए तो वह देश के आर्थिक विकास का मुख्य वाहक भी बन सकती है। बाधक की जगह वाहक भी बन सकती है। इसे हम निम्न रूप में देख सकते, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में फिर बोला आपको, इस क्वेश्चन में देखिए पहला पार्ट तो ठीक था कि भाई बाधक है, हमने दिखा दिया कि हाँ भाई बाधक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो हम बोलेंगे कि अब यहाँ पे उस कथन से हम उसको निगलेक्ट करेंगे, उसके विपक्ष में लिखेंगे नहीं, अगर ये सब चीज़ किया जाए तो ये हमारे लिए बाधक नहीं वाहक भी बन सकती, क्योंकि तर्कपूर्ण उत्तर देना है ना, लॉजिकल आंसर लिखना है, इसलिए आपको दोनों पक्षों को दिखाना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्या, हाँ इस प्रकार ये तो हो गया। परंतु यदि देश की बढ़ती आबादी शिक्षा स्वास्थ्य हो गया। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पे कितना एक फ्लोचार्ट बनाने की कोशिश किया हूँ। देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ क्या, अत्यधिक जनसंख्या है, ठीक ना। इसमें आप डालिए इनपुट आगत, शिक्षा डालिए स्वास्थ्य डालिए कौशल डालिए। तो आगत डालेंगे तो अत्यधिक जनसंख्या, तो क्या होगा परिणाम, क्या निकले रिजल्ट,
उच्च उत्पादन होगा, आय में वृद्धि होगा, श्रम की आपूर्ति होगा, पूंजी निर्माण होगा और देश का आर्थिक क्या होगा, विकास। ऐसे करके अगर फ्लो चार्ट बनाएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, तो अब यहाँ वही लिखा हूँ कि एक रिपोर्ट आया था आईएलओ के 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अत्यधिक जनसंख्या संयोग से जनसंख्या लाभांश के रूप में है, अर्थात लगभग 62% आबादी युवा है तथा भारत 2055 तक जनसंख्या लाभांश की स्थिति में रहेगा। अब देखिए कितना अच्छा बात, यहाँ देखिए मैं बोलता हूँ ना कि क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स के आंसर में आप मतलब कि पैराग्राफ में कहीं कहीं जो अगर आप कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन या भारत के किसी आर्थिक संगठन का कोई सर्वे रिपोर्ट अगर यूज करते हैं तो आपका नंबर 1-2 नंबर बढ़ने का ज़्यादा चांस है। इसे देखिए यहाँ पे मैं आईएलओ का जिक्र कर दिया हूँ, और आईएलओ चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, खास करके श्रम या आर्थिक पर हमेशा कुछ ना कुछ रिपोर्ट देते रहते हैं। आप ये रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, पेपर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ कि ये ऐसा कहा था कि 2055 तक भारत जो जनसांख्यिकीय लाभांश मतलब कि जो कार्यशील आबादी हमारे पास ज़्यादा है, तो वहीं उसने ये भी कहा था कि विकसित देश जापान, अमेरिका आदि की जनसंख्या का औसत आयु 40 से 50 हो गया है, जबकि हमारी आबादी का है युवा है। इसका मतलब कि दूसरे विकसित देशों की आबादी बूढ़ी होगी तो हमारा यंग होगा, मतलब कि यंग आबादी को हम पूरे दुनिया में जो है ना सप्लाई करके काफ़ी अधिक रेमिटेंस प्राप्त कर सकते हैं, और ये हमारे लिए क्या, ये बाधक नहीं होगी बल्कि ये वाहक बन जाएगी। ये तो भारत के लिए एक अवसर है। आप ऐसे डेटा का यूज करेंगे तो बेहतर चीज़ें रहेगा। वो अपनी मानव संसाधन को आधुनिक बाजार मांग के अनुरूप शिक्षित प्रशिक्षित कर पूरी दुनिया की आवश्यकता को पूरा करे और विदेशी मुद्रा का क्या कर सकता है, अर्जन हम लोग कर सकते हैं। वहीं भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में कुशल श्रम की अत्यधिक जरूरत है। साथ ही देश के कई राज्यों में आर्थिक सामाजिक विषमता है। इस अंतराल को मानव संसाधन के बल पर खत्म, मतलब कि अगर आपको पता है कि बिहार में जैसे कि श्रम बल उतना बेहतर नहीं है, लेकिन केरला में काफ़ी अच्छा है, तो बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, केरला था विकसित राज्य है। तो ये जो गैप है, तो गैप को भी कम करने का एक तरीका यही है कि वहाँ के जो मानव रिसोर्स है उसको आप बेहतर कर दो। बिहार में कहा जाता है अगर वहाँ का पानी और जवानी, मतलब कि पानी मतलब जो अगर बाढ़ पर कंट्रोल कर लिया जाए और वहाँ का जो यंग लोग अगर जो स्किल कर दिया जाए तो बिहार बहुत जल्द ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। ध्यान रखिएगा, पानी और जवानी, मतलब थोड़ा सा मैं अपना लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। तो अगर इफ़ दो पर अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट कर लेंगे तो बिहार मतलब कि और राज्यों की अपेक्षा बहुत जल्द ही विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन बस आवश्यकता है कि अपने को बेहतर ढंग से काम करने की। वही यहाँ पे आप ऐसे ऐसे बात लिख सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अभी यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योग बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें कुशल और अतिकुशल रोजगार कामगार की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा भी यहाँ पे इसके अतिरिक्त भारत सरकार अपनी विशाल आबादी को देखते हुए कई कौशल विकास कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, स्किल इंडिया तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया स्टार्टअप लागू किया है ताकि जनसंख्या का प्रयोग आर्थिक विकास में किया जा सके। तो मैं यहाँ पर वही दिखा दिया हूँ कि सिर्फ ये वाहक नहीं है, बल्कि अगर इसको बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य दें तो पूरे दुनिया में ना केवल बल्कि भारत अपना एक पावर हाउस बन सकता है, पावर देश बन सकता है, मतलब कि काफ़ी जो है ना पूरी दुनिया अपना डोमिनेट दिखा सकता है। लेकिन हाँ, बस हमको आवश्यकता है कि ये सब चीज़ करने का। वही हम लिख दिया हूँ कि निष्कर्षतः बढ़ती जनसंख्या देश के सामने चुनौती अवसर दोनों है, इसलिए सरकार को एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए, वहीं मौजूद कार्यशील आबादी पर निवेश कर पूंजी निर्माण लायक बनाया जाए ताकि जनसंख्या बोझ न बन पाए तथा 2030 तक एसडीजी के लक्ष्यों को हम पूरा कर सकें, या ऐसा लिखो 2045 तक भारत जो है ना विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सके। तो ये देखिए, जो मैं जो क्वेश्चन लिखा, जो आंसर बताया आप लोग को, मैंने कोशिश किया कि जितने भी इसमें एंगल्स बनता है उसको डिस्कस किया जाए। अगर आप बीपीएससी में अभी तक जितना भी जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, अगर उस प्रश्न को देखिएगा और मेरे इस आंसर को देखिएगा तो आपको लगे नहीं, सारे क्वेश्चन का जवाब लगभग यही है। वही पूछा है कि जनसंख्या क्या अभिशाप है, क्या वरदान है। अगर अभिशाप है तो वही दिखाइए, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी बढ़ेगा, और कैसे ये वरदान है तो आप दिखाइए कि इसका आर्थिक में क्या हम कर सकते हैं, सामाजिक में क्या कर सकते हैं। आपको यही लगभग आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप इसको आंसर को अच्छे से लिखिए, और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए जाकर टेलीग्राम पर आपको वहाँ पे इसको डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। तो आपका तो ये आंसर हो गया पहला वाला कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या था, ये बिहार से मिलने संबंध, और इस बार लगता है ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा था मैंने कि बिहार का मानव संसाधन इसकी संपदा है या समस्या, एसेट है
वेल्थ है या ये प्रॉब्लम है। देखिए, और इस पर टिप्पणी करना था। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया, इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्या दोनों लिखना है कि कोई एक लिखना है। देखिए, क्वेश्चन का सिंपल सा डिमांड यही था, आपको सबसे पहले ये दिखाना कि बिहार का जो मानव संसाधन जो लगभग जो 10.141 करोड़ यहाँ की जो आबादी है, कैसे यहाँ की संपदा है, कैसे वेल्थ है, कैसे एक अच्छा रिसोर्स है, और ये दूसरी ओर क्या है, ये संपदा एक समस्या भी है। इसको आपको दोनों बात लिखकर आंसर को खत्म करना था। आइए हम इसका आंसर आपको दिखाते हैं कैसे हमने लिखा है। देखिए, सबसे पहला हमने यहाँ पे एक कथन का यूज किया है कि एक जिम्मरमैन नाम के एक बहुत बड़े भूगोल के विद्वान उन्होंने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर नदी में पानी बह रहा है, तो नदी में जो पानी बह रहा है, तो नदी में पानी बह रहा है, लेकिन इसको इंसान ने क्या किया है, यहाँ पे डैम बनाया है जो बिजली पैदा कर रहा है। मतलब वही है, संसाधन होते नहीं बल्कि उसको बनाए जाते हैं। अगर कहीं ज़मीनों जैसे कोयला लोहा अगर पड़ा हुआ है, उसको हमको माइनिंग करके निकालेंगे, तब जब तक उसका यूज नहीं करें तो वो तो संसाधन बेकार पड़ा रह जाएगा। तो वही यहाँ पे वैसे मानव संसाधन है। अगर मान लो कोई बच्चा जन्म लिया, उसके मृत्यु तक अगर उसमें कोई शिक्षा स्वास्थ्य का अगर निवेश ही नहीं किया जाए, तो क्या वो कभी किसी देश या राज्य का रिसोर्स बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। वही मैं यहाँ लिखा हूँ कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। इस देखिए, भले ही ये सेंटेंस 1 2 3 4 5 6 वर्ड का हो, लेकिन ये बहुत सारे बातों को ये कह रहा है, और ये आपके प्रश्नों के एक अनुकूल भी है कि मानव बिहार का संपदा इसकी संपदा है या समस्या। वही, अगर आप संसाधन को, मानव संसाधन को अगर आप बेहतर शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, अगर कौशल विकास नहीं कीजिएगा, वो बेकार का बेकार रह जाएगा। वो देश के या राज्य के विकास में कभी हेल्पफुल नहीं होगा, वो आपके लिए समस्या ही बन के खड़ी हो जाएगी। तो वही आप लिखा हूँ आगे नेक्स्ट लाइन देखिए, पृथ्वी पर मौजूद सभी संसाधनों में मानव को संसाधनों का संसाधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मानव ही सारे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर उसको उपयोगी बनाता है। वही मैं लिखा यहाँ पे कि क्योंकि मानव भौतिक संसाधनों की गुणवत्ता में वृद्धि करके उसे आर्थिक दृष्टिकोण से क्या करता है, उपयोगी बनाता है। ठीक ना। मानव संसाधन के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ मतलब कि 2001 से लेकर 2010 के बीच यह सर्वाधिक वृद्धि वाला भी क्या रहा है, और कहा जाता है, अभी कुछ सर्वे में कहा गया था कि बिहार में लगभग अभी यहाँ का लगभग 14 करोड़ या 15 करोड़ के आसपास हो गए। आप यहाँ भी जिक्र कर सकते हैं कि अभी अनुमान के मुताबिक बिहार की आबादी वर्तमान में 2021-22 में लगभग 14 से लेकर 15 करोड़ हो गई, और यहाँ पे वृद्धि दर काफ़ी क्या है, ज़्यादा। इस प्रकार बिहार में जो है ना मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। तो आप और यहाँ पे देखिए, आप कई लोगों का ये होता है कि कैसे हम ग्राफ बनावें, कैसे पाई चार्ट बनाए। देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल क्या की कर दिया, यहाँ मैंने ढूंढा, स्कोप क्रिएट किया कि नहीं भाई हम यहाँ पे एक पाई चार्ट या ग्राफ बना सकते। देखिए, मैं यहाँ क्या दिखा दिया हूँ, बिहार में जनसंख्या वृद्धि, यहाँ वर्ष लिख दिया और जनसंख्या लिख दिया करोड़ों में। देखिए 1951 में कितना था, 91 में कितना था, 2001 में कितना था, और यहाँ पर लिख दिया मैं, यहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ करोड़ तक दिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया 2.9 करोड़, 6.5 6.4 करोड़, 8.2 करोड़ और 10.41 करोड़। आप ऐसे चीज़ों को जहाँ हो संभव हो उसको बनाइए। और मैं बार बार कहता हूँ, जब भी कभी आप कोई पाई चार्ट बनाइए, कोई ग्राफ, हमेशा अपने कॉपी के राइट साइड बनाए और इसको ऐसे करके क्या कर दीजिए, घेर दीजिए, ताकि कॉपी चेक करने वाले को कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर लिखा हूँ मैं, यदि विशाल जनसंख्या को शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश तथा प्रबंधन किया जाए तो संपदा, अन्यथा यह बिहार के लिए समस्या बन सकती है। मैं यहीं पे जिक्र कर दिया। अब मैं आगे यहाँ जिक्र करने जा रहा हूँ कि बिहार की जनसंख्या संपदा है, इसे हम निम्न रूप में समझ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ भी मैंने कोशिश किया है कि एक फ्लो चार्ट की तरह आपको समझा जाए, और आप ऐसा एग्जाम में भी इजीली कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, संपदा कैसे, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से संपदा हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम अगर हमारे पास जो आबादी है वो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र में काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और तृतीय क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। और संपदा इसलिए है क्योंकि जनसंख्या लाभांश की स्थिति हम लोग हैं, और ये हमारे रेमिटेंस भेजते हैं दूसरे राज्यों में, विदेशों में जाके। और सामाजिक क्षेत्र के संपदा कैसे होंगे, अच्छे शिक्षक अगर हम बनाएंगे, स्कूल में भेजेंगे, तो वहाँ बच्चे पढ़ेंगे और वो आगे जाके भविष्य में हमारे लिए क्या बनेंगे, संपदा बन सकता है। और महिला सशक्तिकरण भी हो सकता है। खेलकूद के क्षेत्र में अगर यहाँ के युवाओं को, बिहार के युवाओं को अगर हम अच्छे ट्रेनिंग दे दें, चाहे कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट और भी जितने भी खेल बिहार में होते हैं, या नौकायन या तैराकी में अगर दे दें, तो बिहार के युवा बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन चूँकि रिसोर्स की कमी है, संसाधन की कमी है,
उनको अच्छे ट्रेनिंग की कमी, इसलिए ये लोग ना एक तरह से समझिए एक समस्या बने हुए हैं, ये बोझ बने हुए हैं। लेकिन हाँ, वही संपदा कैसे बनेंगे, खेल कूद को बढ़ावा दे सकते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी एक संपदा बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार हमेशा से ही ना राजनीतिक दृष्टिकोण से उर्वर भूमि रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद कीजिए, जेपी जी जयप्रकाश नारायण, ये तो पूरे देश की राजनीति को चेंज कर दिए थे। तो नीतीश कुमार जी, ये लोग के आप यहाँ पे अगर मानव संसाधन जो अगर हमारे देश में जो है, जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा हम लोग जागरूक राज रहा है बिहार, तो अगर यहाँ अच्छे नेता बनेंगे तो वो देश को लीड करेंगे और कहीं ना कहीं देश का डेवलपमेंट करेंगे, बिहार का भी डेवलपमेंट करेंगे। आप इसको ऐसे कई, देखिए मैं बार बोलता हूँ कि कोई भी अगर आप आंसर लिखें तो उसको कई एंगल में ब्रेक करें। कई एंगल में ब्रेक करने का फायदा ये होता है कि कोई लीकेज आपका नहीं होता, लीकेज नहीं होने का मतलब आपको सारे नंबर मिलते हैं। अब यहाँ मैं बारी बारी से आर्थिक विकास में कैसे संपदा ये हमारे राज्य की आबादी हो सकती है, देखिए लिखा है यहाँ की लगभग 50% से अधिक आबादी कार्यशील है। यही वजह है कि पिछले 3-4 वर्षों में यहाँ की जो ग्रोथ रेट लगभग 10% से क्या रही है, ज़्यादा। ऑब्वियसली अगर बिहार की अगर ग्रोथ रेट 10% ज़्यादा है, इसको किसने किया है, इसको यहाँ की 10 करोड़ जनता ही ने तो किया है। हमेशा नीतीश कुमार जी देखिए बोलते रहते हैं कि 10 करोड़ आबादी हमारी, या 14 करोड़ आबादी, इनका वो जिक्र करते रहते हैं, ताकि जो ग्रोथ रेट हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट का काम पिछले 8-10 वर्षों में हो रहा है, वो किसने किया है, वो देश की, वो उस राज्य की जनता ही ने तो किया है। क्या हमारी संपदा बिल्कुल है ये। आगे हम एक, ये तो लिखा वर्तमान में हो रही है, वर्तमान का लिख दिया, आगे हम भविष्य का भी इसमें लिख दिए हैं। अगर बिहार सरकार इन आबादी को पर्याप्त कौशल विकास पर ध्यान दे तो कृषि उत्पादन में बिहार क्या है, बहुत अच्छा राज्य बन सकता है। क्योंकि अभी देखिए हमारे देश में जो भी लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं वो बस ऐसे ही कर देते हैं परंपरागत तरीके से। अगर उनको मॉडर्न तरीके से सिखाए तो बेहतर कर सकते हैं। लघु और छोटे उद्योग यहाँ के युवा स्थापित कर सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। बिहार की युवा आबादी के पास आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स जैसे सर्विस क्षेत्र में और देश दुनिया में नाम कमाने का ये अपना काम कर सकते हैं। आप ये सब अगर लिखेंगे तो जो ऑब्वियस सी बात है, आर्थिक ग्रोथ कैसे होगा, कैसे संपदा बनेगी, कृषि उत्पादन कर सकते हैं हम लोग उद्योग लगा सकते हैं, आईटी सेक्टर जो काफ़ी स्कोप है बिहार में, तो ये यहाँ की यंग ही करेंगे। वही लिखा हूँ, सभी क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाकर निर्यातक राज्य हम बन सकते हैं। इसके लिए पर्याप्त भौतिक संसाधन भी बिहार में क्या है, मुख्य कुछ चीज़ की कमी नहीं है, बस उसको सही ढंग से युवा आबादी को जो ना हम करेंगे तो ये हमारी संपदा बन सकती है। हालांकि अभी भी है और आगे इसको और हम बेहतर कर सकते हैं। अगला सबसे बड़ी बात क्या है, ये संपदा कैसे, क्योंकि हमारी जनसांख्यिकीय लाभांश है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आपको सर्वे 2019-20 के बिहार सर्वे में बताया गया है कि बिहार में वर्किंग जो लोग हैं काफी उम्र समूह का जो परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। 11 में 43 था, 21 में 48 हो गया, 2031 तक में 55% युवा हो जाएगा और 41 तक में समझिए कि 58% ऐसा लोग हमारे राज्य में होंगे जो कि काम करने वाले होंगे। और एक यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि भारत की अभी औसत अभी आबादी लगभग 29 साल अभी पूरे देश की अपने की है, लेकिन बिहार में ये 19 वर्ष है, मतलब एवरेज उम्र। अब समझिए आज से 20 साल बाद जब हमारे देश के अन्य राज्यों की आबादी लगभग 50 साल के रेंज में हो जाएगा, उस समय हमारे यहाँ का लगभग 40 के रेंज में होगा। तो हम इस जो ह्यूमन रिसोर्स को अगर बेहतर कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य देके पूरे राज्य में भेज सकते हैं और रिमिटेंस पैसा ही पैसा आएगा हमारे यहाँ और विकसित राष्ट्र हम लोग बन जाएंगे, तो ये भी हम काम कर सकते हैं। आगे वही मैं लिखा रिमिटेंस कि 2021-20 में बिहार रिमिटेंस प्राप्त करने में 9वें स्थान पर दुनिया के अदर देश में जो हमारे देश के लोग जाते हैं, जिस प्रकार केरल। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि हमारे देश के अकुशल मजदूर बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे केरला है, केरला में पढ़े लिखे लोग कुशल श्रमिक बाहर जाते हैं। वही हम ये लिखे हैं कि जिस प्रकार केरल जैसे राज्यों में कुशल श्रमिक प्रवास करते हैं, वैसे ही बिहार में भी करने की आवश्यकता, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, संपदा बन जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में लिखते हैं अच्छे शिक्षक को ट्रेनिंग देकर प्रत्येक उसको नौकरी दी जाए, शिक्षा ही सबसे बड़ा सुधार हो सकता है, ये भी हम कर सकते हैं, संपदा बन सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर, अच्छे कई नर्स संपदा हो सकते हैं। जीविका दीदी, आपको पता है कि हमारे राज्य में लगभग जो 10 लाख से अधिक जो है ना स्वयं सहायता समूह बन चुका है, वो कई तरह आर्थिक क्रियाकलाप कर सकती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे अगर हम नेता अगर क्रिएट कर सकते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो ये सब कर सकते हैं। आगे यहाँ पे खेलकूद में, चूँकि अगर हम इस यंग आबादी को अगर जहाँ ट्रेनिंग देंगे, युवा कुश्ती, क्रिकेट, कबड्डी सब खेल सकते हैं। तो उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि बिहार की आबादी संपदा के रूप में है और या तो संपदा हो सकती है, तो मैं दोनों जिक्र कर दिया भाई। अभी तो प्रेजेंट में ठीक है, ग्रोथ रेट हो रहा है और भी चीज़ें डेवलपमेंट का काम, वो तो संपदा है ही। लेकिन अगर अब भविष्य में ज़्यादा हमको आउटपुट लेने का इसमें चांस है, क्योंकि
अभी जो है हम जनसंख्या लभ्यांश की स्थिति में प्रवेश ही कर रहे हैं। परंतु अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है भाई, कि यहाँ पे जो है ना ये क्या कहते हैं, ये हमारा संपदा है। लेकिन अब इसका हम देखिए दूसरा पार्ट देखिए कैसे लिखे हैं। दूसरा पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, नेगेटिव बात यहाँ, परंतु इसका दूसरा पक्ष भी है, जैसा परंतु इसका दूसरा भी पक्ष है, जहाँ ऐसा लगता है कि 10.41 करोड़ की आबादी यहाँ की समस्या है। इसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं। हम लिंकेज करने की कोशिश किया है। अब देखिए समस्या कैसे, भाई यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया भाई, अधिक जनसंख्या अगर होगा तो आर्थिक समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, भूमि दबाव बढ़ेगा, कई तरह की सोशल प्रॉब्लम्स आएगी, पलायन बढ़ेगा, हिंसा, चोरी डकैती होगा, और शिक्षा, तनाव, कुपोषण का बढ़ावा मिलेगा। और राजनीतिक समस्या में क्या होगा, वोट बैंक की राजनीति होगी, कुशासन, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या और भ्रष्टाचार भी को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट कर देगा। वही लिखा हूँ आर्थिक समस्या। देखिए अभी यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, नीति आयोग का रिपोर्ट जिक्र किया हूँ। अभी हाल ही में जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो नीति आयोग को आया था, उसमें 51 पॉइंट लगभग 2% बिहार की आबादी क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जिक्र कर सकते हैं आप। अभी जो CMIE जो है, जो बेरोजगारी की रेट निकालती है पूरे देश में, लगभग उसके अनुसार बिहार में 11.5% गरीबी बेरोजगारी की दर है। और खाद्य सुरक्षा इंडेक्स अभी भारत सरकार ने निकाले, तो उसमें हम लोग 20वें स्थान पर हैं। और प्रति व्यक्ति किसान जो है ना, भूमि हमारे देश में मुश्किल से 0.4 हेक्टेयर ज़मीन है। मतलब ये सब जो आर्थिक समस्या है, ठीक ना। जनसंख्या है तो उनके साथ कई तरह की समस्या भी, अगर इतनी जनसंख्या नहीं होती ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। और सोशल प्रॉब्लम क्या है, मात्र 4 से 5% जो है आबादी यहाँ की कौशल युक्त है, अधिकतर कौशल युक्त नहीं है। और ये होता ये है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात प्रवासी लोग कर जाते हैं। तो ये जो प्रवास जब करते हैं, माइग्रेट जब करते हैं, हमारे देश की जो वर्कर्स हैं, दूसरे राज्य के लिए संपदा बन जाते हैं। लेकिन हमारे लिए तो समस्या ही है ना, समस्या है तभी किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। और पूरे भारत में जो साक्षरता की दर भी हमारे यहाँ सबसे क्या है, कम है। तो अधिक आबादी है तभी साक्षरता दर कम है। जनसंख्या समस्या, राजनीतिक समस्या, वोट बैंक की राजनीति होगी, हिंसा, बढ़ावा, वोट में सब तो मिलेगा। अब अधिक आबादी होगा तो नेता लोग वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो ये तो समस्या ही तरह से हो गया। इसके अलावा भी झारखंड के अलग होने से प्राकृतिक संसाधन अब मौजूद बिहार में नहीं रहा है, झारखंड चला गया है। औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास भी आज़ादी बाद हमारे यहाँ धीमा रहा है। इस वजह से जो है ना मानव को उतना अधिक रोजगार नहीं मिल पाया। तो हम यहाँ पे इसका नेगेटिव बात भी लिख दिया। अब यहाँ पे अंतिम आप निष्कर्ष में कुछ आप पॉजिटिव वे में आंसर को आगे बढ़ाना है। यहाँ लिखे हैं कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बिहार का मानव संसाधन एक और संपदा भी है, दूसरी ओर समस्या भी है। इस स्थिति में बेहतर यही है कि समस्या का समाधान कर बिहार की काफिल आबादी को संपदा के रूप में विकसित किया जाए। हालांकि सरकार द्वारा इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे प्रयास में क्या है, हर एक जिले में ITI कॉलेज खोला जा रहा है, मेडिकल कॉलेज का स्थापना हो रही है, कौशल विकास कार्यक्रम चल रहा है, युवा उद्यमी योजना चल रहा है, कृषि रोड में 1 और 2 3 4 1 2 3 चल रहा है, 3 अभी चल रहा है, 1 2 हो गया है, स्टार्टअप नीति आया है, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया है। ये सब कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है मानव संसाधन को संपदा बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और भी आप कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। वही हम अंतिम लिखने निष्कर्ष है, बिहार के मानव संसाधन को बेहतर शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाए ताकि 2030 तक बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आ सके और UNO के SDG लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर सके। आप ऐसे जो है पॉजिटिव रहते हो, आप आंसर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और देखिए मैं 4 पेज में मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आप अगर सही कंटेंट यूज करेंगे ना, 4 पेज बहुत ज़्यादा है। कई लोगों का तो आंसर 6 पेज में होता है, 8 पेज में होता है, पता नहीं क्या क्या कैसे लिख देते हैं, हमको समझ नहीं आता है। वो लिखते नहीं, लफाजी करते हैं। मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा बात लिखने से बेहतर है कि जो प्रश्न का डिमांड है वही लिखे, भले ही एक लाइन में क्यों लिखें, लेकिन एक ही लाइन में वो सब बात लिख दें जो कि प्रश्न का आपका डिमांड होता है। तो ये हो रहा आपका 2 सबसे जो अच्छा जो क्वेश्चन था उसका आंसर। और मैं ये जो आपको मोरल फ्राफ देखिए कैसे मैं मेरा हर एक मोरल फ्राफ को जो है ना 3-4 पेज 5 पेज आपको होगा। मैं ज़्यादा नहीं कम नहीं अधिक आपको मोरल फ्राफ बताता ताकि आप एक बेहतर ढंग से आंसर को लिख सकें। और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। ग्रुप में ऐसी कई सारी कॉपियाँ आती है जो अब जो है ना बहुत अधिक उनमें सुधार हो गया, क्योंकि मैं जो ये मोरल फ्राफ दे रहा हूँ इनको लोग कॉपी करके सीख करके अपने कॉपी में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी अगर मेरा देख के करेंगे तो धीरे धीरे अपना भी इसमें कुछ इनपुट वो डालेंगे, हाँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। बाकी
आगे नेक्स्ट वीडियो में जो डे 5 का जो होगा, डे 6 का होगा, मैं सबका वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो इंडियन इकोनॉमी का जो जितना भी सेक्शन है वो भी कवर होगा, साइंस टेक का भी होगा और करंट का भी होगा। सब मैं मेंस के रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सब करा दूंगा। थोड़ा टाइम की कमी है, बाकी हाँ जिनको आरफेटिंग करना है वो हमारे पास जुड़ सकते हैं, नीचे देखे नंबर पर कॉल या मैसेज करें। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरफेटिंग, आप कितना जानते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा बढ़कर है कि अभी आप कितना लिख पाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 6-7 मुश्किल से आप मेरे ख्याल से अब तो ये आपका अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर मतलब मुश्किल से 60 दिन बचा हुआ। अभी 60 दिन में आपको चीज़ों को बेहतर करना है, इसके लिए आपको लिखना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, डेली अनफेटिंग प्रोग्राम कर जहाँ 2 क्वेश्चन लिखना होता है, मैं DI सॉल्व कर देता हूँ और ऑप्शनल का भी चल रहा है। जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं, बाकी पढ़िए और बाकी मेरा जितना भी वीडियो आ रहा है उसको देखिए। और कई लोगों का कॉल आता है कि आपका वीडियो कहाँ है, सब वीडियो कहाँ, हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो बना हुआ प्ले लिस्ट में वो देखिए, पॉलिटी का लगभग 7-8 वीडियो आएगा उसको देखिए, बाकी जो वीडियो रिमेनिंग है वो तो आपको आगे देखने को मिल ही जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।